हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैंने जो पूर्व वैदिक काल उत्तर वैदिक काल का जो ये सीरीज़ शुरू की है, इसमें आई थिंक सो दैट ये हमारा 5th पार्ट है। तो ये पार्ट इसलिए इतना ज़्यादा बड़ा बन रहा है क्योंकि आपको पता है इसमें ऋग्वेदिक काल और एक जैसे कहते हैं एक मतलब जो हमारे सामने देखने में जो वो आती है, कहते हैं एक जैसे कबीलाई होते हैं, जन लोग होते हैं और राजा महाराजाओं का जो युग होता है, वो सब चीज़ें हमारे पास देखने को हमारे सामने आती हैं। और इसमें ना मतलब कैसे क्या था, किस चीज़ की स्वतंत्रता थी, किस चीज़ का यहाँ पर बैन था, राजा महाराजा कैसे थे, स्त्रियाँ कैसी थी और यहाँ पर कैसा खाना था, रहन सहन, सैनिक व्यवस्था कैसी थी, कर व्यवस्था कैसी थी। तो इन सब चीज़ों के बारे में ना इसमें वर्णन किया गया है। और मेरा विश्वास कीजिए कि मैंने इसमें ना वो सारे कंटेंट कंप्लीट करने की कोशिश की है जो एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अक्सर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इसमें बने रहें और विश्वास करें और अच्छे से दिल लगा के पढ़ाई करें। और इस वीडियो से शुरू करने से पहले मैं आपसे ना हाथ जोड़ कर क्षमा चाहूँगी। मैंने पिछले वीडियो में आपको दशराग युद्ध के बारे में बताया था, उसमें ना मैंने विश्वामित्र की जगह वशिष्ठ ऋषि को ले लिया था कि वो वशिष्ठ ऋषि को वहाँ से निकाला गया है, विश्वामित्र को उसमें रखा गया है। तो ऐसा कुछ है, तो उसमें देखो अब दशराग युद्ध मैं इस वीडियो में कराऊंगी। ठीक है, इस वीडियो में मैं कौन सा विशिष्ट था, विश्वामित्र था, उसके बारे में मैं एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दूंगी आपको। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से इसमें से समझने की कोशिश करना। और एक्चुअली में क्या है, विशिष्ट और विश्वामित्र सेम सेम है, तो इसलिए फ्लो में निकल जाता है, कई बार माइंड भी इससे स्किप हो जाता है, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी। ठीक है, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला है और गलतियाँ करता ही रहता है, तो ये ह्यूमन नेचर है। ठीक है, तो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। ठीक है, पूर्व वैदिक राजनीतिक। ठीक है, इसमें क्या है, 1500 से लेकर 1000 BC तक है। हड़प्पा काल में हमारी अर्थव्यवस्था, पूर्व वैदिक काल में ग्रामीण अर्थव्यवस्था। मतलब देखो ये भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो हड़प्पा काल की व्यवस्था थी वो कैसी थी। तो आपको बताना है जो हड़प्पा काल की व्यवस्था थी वो शहरी व्यवस्था थी। कैसी थी, शहरी व्यवस्था थी। और जो पूर्व वैदिक काल की व्यवस्था थी वो कैसी थी, ग्रामीण व्यवस्था थी। ठीक है, ये ना अक्सर क्वेश्चन मैंने देखा एग्जाम में पुटअप होता है, तो आपको ना इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से करना है। ठीक है, और दूसरी बात, अब आपको पता है कि जैसे जैसे मान लो बुरा पाषाण काल आया, हड़प्पा काल आया, ऋग्वेद आया, सामवेद, मतलब इन सब का अलग अलग वर्णन किया गया। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि ना जैसे जैसे समय की शुरुआत होती है तो हमारे पास क्या होता है कि एक ना व्यवस्थित चीज़ को भी व्यवस्थित करने के लिए जैसे एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है कि इसमें कौन होगा, इसमें क्या होगा। जैसे एक कहते हैं ना कि देश की अर्थव्यवस्था जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, जितनी होगी, तो वो देश उतना ही ज़्यादा डेवलपमेंट होएगा। ठीक है, तो एक अर्थव्यवस्था कह सकते हो आप, एक वो कह सकते हो प्रशासनिक ढांचा कह सकते हो आप, या मतलब एक डेवलपमेंट जैसे एक मैनेजमेंट सिस्टम की, जैसे मान लो एक घर में मम्मी पापा एक मैनेजमेंट सिस्टम करके घर को देख रेख करते हैं। ठीक उसी तरह कि जो पूरा वैदिक काल की सभ्यता थी उसमें को कैसे मैनेजमेंट किया गया था, उस चीज़ का वर्णन है। ठीक है, तो देखो इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या है, ग्रह है, यानी कि पहले क्या है, जैसे मान लो पहले पूरा पाषाण ये सब काल है, इसमें क्या था, आदि मानव अकेला अकेला रहता था। ठीक है ना, वो मतलब समूह बना के तो रहता था, लेकिन वो फिर हमें बाद में कृषि के साक्ष्य मिलते हैं, फिर हमें बाद में ये पता चलता है कि वो स्थायी रूप से रहने लग गया था। तो इसलिए जो पूरा वैदिक काल है ना, पूरा वैदिक से हमें ग्रह यानी कि घर होता था। ग्रह को क्या बोलते थे, घर होता था, जिसको कुल भी कहा जाता था। कहता ना हमारे कुल में तो इतने बंदे हैं। ठीक है ना, ऐसे बोलते हैं ना गाँव में, गाँव के लोगों को ये बात पता होगी, कुल हो गया, कुनबा हो गया। ठीक है ना, ठीक है, तो ग्रह को घर कहते थे, जिसको कुल भी कहा जाता था। कुल को क्या बोलते, कुलप, ग्रह को कुलपति, ये दोनों ना एक ही चीज़ होते थे, यानी कि कुल भी बोल सकते हैं और ग्रह भी बोल सकते हैं। ठीक है, ग्रह नहीं ग्रह। ठीक है, और उसको क्या, कुल और कुलपति। जो कुलपति होता था वो कहता था परिवार का मुखिया होता था। ठीक है ना, ठीक है, और जो ऋग्वैदिक सभ्यता थी ना, पूर्व वैदिक सभ्यता, इसमें ना परिवार का मुखिया कौन होता था, पिता होता था। ये भी आपको ध्यान रखनी है कि इसमें परिवार का मुखिया कौन होता था, पिता होता था। उसके बाद आता है ग्राम या गांव बनता था, जिसके अधिकारी को ग्रामीण कहा जाता था। उसके बाद पहले घर बन गया।
ठीक है ना। कुल बन गया, कुलपति बन गया, ठीक है। फिर कहते हैं ना काफ़ी सारे कुलबा या कुनबा बनाकर, जैसे मान लो पहले घर में 4 बंदे होते हैं, फिर 6 हो जाते हैं, फिर 10 हो जाते हैं, फिर ऐसे ऐसे करके उनका आगे आगे से आगे पीढ़ी दर पीढ़ी बन जाता है। तो उनका क्या बन जाता है, पूरा गाँव बन जाता है, गाँव हो जाता है। फिर कुल से क्या बन गया हमारे पास, गांव बन गया। ग्राम या गांव बनता है, जिसके अधिकारी को क्या कहते हैं, ग्रामीण कहा जाता था। इसके वो उसको क्या कहते थे, अधिकारी को पिता होता था, और इसको क्या कहते थे, ग्रामीण कहा जाता था। उसके बाद हमारे पास होता था विश होता था, जिसके अधिकारी को क्या कहते थे, विशपति कहा जाता था। जिसके अधिकारी को क्या कहा जाता था, विशपति कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कौन आ जाता है, जन या कबीले, ठीक है। जन या कबीले को गोप भी कहा जाता था, और जन को राजा या राजन, यानी कि जन भी कह सकते हैं और कबीले भी कह सकते हैं, राजा राजन, जनसत या जनपद। देखो ग्रह से क्या बन गया, गांव बन गया, गांव से क्या बन गया, विश्व बन गया, विश्व से क्या बन गया, जन या कबीला बन गया। इसके पिता होते थे, इसको ग्रामीण होते थे, इसका विश्वपति होता था, और इसका कौन होता था, मतलब राजन होता था, मतलब जन को राजन के द्वारा किया जाता था। अब देखो राजा का राज्याभिषेक। अब देखो जब ये चीज़ें होती थी तो इसमें राजा का राज्याभिषेक कैसे होता था। जब राजा का राज्याभिषेक किया जाता था तो ग्रामीण, जो मैंने अभी आगे बढ़ाया, ग्रामीण, कुलपति, ठीक है, और विशपति और रथकार और कर्मकार आदि सभी को बुलाया जाता था। कहते हैं ना कि जैसे मान लें हमारे पास वो होता था, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर ना कंस्ट्रक्शन का थोड़ा काम लग रहा है, इसलिए आपको डिस्टरबेंस हो रही है, क्रिएट हो रही है, तो प्लीज़ आप बने रहें और स्टडी पर फोकस करें, ठीक है। तो जब राजा का राज्याभिषेक किया जाता था ना, तो क्या होता था, ग्रामीण, कुलपति, विशपति और रथकार और कर्मकार, इनको बुलाया जाता था। मतलब कि आपसे ये क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, वो पूछ सकते हैं कि वैदिक काल में ना ग्रामीण, कुलपति, विशपति और रथकार और कर्मकार आदि सबको बुलाया जाता था। वो एग्जामिनर क्या करेगा कि ग्रामीण और कुलपति दे देगा, ठीक है, और ये इनमें से कोई एक दे देगा, तो आपको मिलान करना, चुनना होगा कि कौन किस किस को बुलाया जाता था, ठीक है। इनके समूहों को क्या कहते थे, रत्नेन कहा जाता था। और जो ग्रामीण, कुलपति, विशपति, रथकार, कर्मकार आदि सब को बुलाया जाता था, उनके समूह को क्या कहते थे, रत्नेन कहा जाता था। यह प्रमुख अधिकारियों का समूह होता था। क्या होता था, प्रमुख अधिकारियों का समूह होता था। उसके बाद राजा का पद सीमित धर्मों में वंशानुगत होता था। ये नहीं है कि राजा के उसके बेटा बना दिया, सीमित सर्वों में वंशानुगत होता था। कबीलाई तत्वों की प्रधानता के कारण राजा के पास सीमित अधिकार नहीं थे, क्योंकि कबीलाई तत्वों की प्रधानता थी। बहुत सारे कबीले बनते थे ना, मतलब पहले गाँव में, पहले घर में, गाँव में, विश्व में कुलपति, और उन सबको मिला के क्या बनाया जाता था, राजा। राजा के पास सीमित अधिकार नहीं थे, राजा को भी नियंत्रित किया जाता था। क्या है, राजा को भी क्या किया जाता था, नियंत्रित किया जाता था। अब देखो राजा को नियंत्रण करने की व्यवस्था, राजा को नियंत्रण करने की जो 4 सभाएं थी। और आप एक बात ध्यान रखना, ये 1500 से लेके 1000 तक के समय के बीच की घटनाएं हैं। कहाँ से, 1500 से लेके 1000 तक के समय की घटनाएं हैं, यानी कि ऋग्वेद की बात कर रहे हैं, पूर्व वैदिक काल की बात कर रहे हैं। तो आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी होगी, ठीक है। राजा को नियंत्रित करने के लिए 4 सभाएं थी, समिति और सभा। आपको शायद समिति और सभा देख के शायद कुछ याद आ रहा होगा, मैंने आपको ये उसमें पढ़ाया था अथर्ववेद में। कहते हैं ना कि अथर्ववेद में ये बताया गया है कि सभा और समिति और सभा प्रजापति की क्या थी, 2 पुत्रियां थी। क्या थी, प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। लेकिन इसमें क्या होता है कि समिति और सभा राजा के अधिकारों को नियंत्रित करती थी। क्या करती थी, राजा के अधिकारों को नियंत्रित करती थी। जैसे मतलब हमारे यहाँ पर भी होता है ना, मतलब कि जैसे राजा को या प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को नियंत्रित करने के लिए कुछ ना कुछ तो होता ही है, सिस्टम बना रखा है, आपको जैसे पता ही होगा। तो ठीक उसी तरह राजा को नियंत्रित करने के लिए समिति और सभा होती थी, गण होते थे और विद होता था। क्या था, ये आपको ध्यान रखना है, समिति, सभा, गण और विद होता था। राजा की पटरानी, जिसको क्या कहते थे, महिषी, क्या कहते थे, महिषी, और यह क्या करती थी, प्रशासनिक कार्यों में सहायक होती थी, ठीक है। उसके बाद समिति, इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। क्या कहा जाता था, इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था, ठीक है। इसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता था, ईशान कहा जाता था। राजा का चुनाव इसके द्वारा ही किया जाता था। यह कबीले
की आम सभा होती थी। क्या होती थी? कबीले की आम सभा होती थी। यह लोकसभा जैसी होती थी। ऋग्वेद में इसका वर्णन 9 बार मिला है। ठीक है, कई बार मतलब आपको ध्यान रखना है कि किसके संबंध किसके साथ बता रहा है। जो ऋग्वेद काल में समिति है, इसका वर्णन किसके साथ है? लोकसभा का साथ वर्णन है। आप ना इसको कैसे करोगे? जैसे समिति, ठीक है, बहुत सारे जैसे कहते हैं ना, बहुत सारे लोगों की मति यानी कि बुद्धि, तो जिनके बहुत सारे लोग किस में रखते हैं? लोकसभा में रखते हैं। तो समिति से आपको ध्यान आ जाएगा, बहुत सारे लोग समिति से यानी लोकसभा की बात कर रहे हैं। और सभा में ये कहते हैं वृद्ध एवं कुलीन लोगों की संस्था। इसमें सिर्फ वृद्ध जो बुजुर्ग लोग होते थे ना, और जो कुलीन मतलब अच्छे घराने से ताल्लुकात रखते थे, उन लोगों की संस्थाएं होती थी। यह राज्यसभा जैसी होती थी। कैसी होती थी? राज्यसभा जैसी होती थी। इसमें महिलाएं भी हिस्सा लेती थी, जिनको सभापति कहा जाता था। जिनको क्या कहा जाता था? सभापति कहा जाता था। महिलाएं भी हिस्सा लेती थी। ठीक है, ऋग्वेद में इसका 8 बार वर्णन मिलता है। और यह किस जैसी होती थी? राज्यसभा की। इसके अधिकारी को, अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था, और इसके को क्या कहा जाता था? सभापति। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद विद आ गया। विद, इसका वर्णन ऋग्वेद में 100 बार मिला है। कितना मिला है? 100 बार मिलता है। इसमें कौन होते थे? सामाजिक, जो हमारे मतलब जैसे हमारे भी समाज होता है, सामाजिक में जो प्राणी तो जो सोशल एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, धार्मिक जो मतलब जो बड़े बड़े जैसे आज की व्यवस्था चले, जो बड़े बड़े धर्मगुरु होते हैं। ठीक है, और जो सैन्य के कमांडर्स होते हैं, इनको शामिल किया जाता है। कई बार आपसे पूछ लेता है ना कि विद में किसको शामिल करना, तो सामाजिक, धार्मिक, सैन्य, इनको शामिल किया जाता है। और ये करते क्या थे? उपज संबंधी विवरण होता था। सैन्य लूट का बंटवारा करते थे। महिलाएं और प्लस पुरुष दोनों को क्या किया जाता था? शामिल किया जाता था। आगे हमारे पास क्या आ गया? गण आ गया। गण, यह कुलीन लोगों की क्या होती थी? संस्था होती थी। कुलीन लोगों की क्या होती थी? संस्था होती थी। प्रमुख अधिकारी, पुरोहित सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ होता था। जो प्रमुख अधिकारी में क्या कहते हैं कि पुरोहित सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ होता था। राजा के बाद दूसरे नंबर पर कौन आता था? पुरोहित होता था। सेनानियों, ये पुरोहित के बाद आते थे। जो सेनानी थे ना, ये किसके बाद आते थे? पुरोहित के बाद आते थे। जैसे राजा के बाद वजीर होता है, जैसे अब होता राष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री होता है, तो ठीक इसमें क्या होता था कि राजा के बाद पुरोहित होता था, और पुरोहित के बाद जो अन्य वजीर, सैन्य, सुरना, ये सब होते थे। युद्ध के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? पैदल होता था, घोड़ा होता था, और रथ होता था। आपने फ्लो में ये नहीं बोल देना हाथी, घोड़ा, रथ, क्योंकि हमें हाथी के साक्ष्य नहीं मिल रहे हैं इस युग में। सिर्फ कौन सी सेना होती थी? पैदल, घोड़ा और रथ, क्योंकि कई बार फ्लो में निकल जाता है ना, तो उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और कर व्यवस्था क्या था? बलि को कर कहा जाता था। यह पूजा के द्वारा राजा को अपनी इच्छा से दिया जाता था। यानी पूजा नहीं है, सॉरी, ये प्रजा है। बलि को कर कहा जाता था। यह प्रजा के द्वारा राजा को अपनी इच्छा से दिया जाता था। देखो, अब आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि ऋग्वेद काल में ना जो कर था वो किस तरह दिया था? ऐच्छिक था, अनैच्छिक था, जोर ज़बरदस्ती था, या कैसे था? कुछ भी पूछ सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि प्रजा को ना, राजा को अपनी इच्छा से कर दिया जाता था, क्योंकि प्रजा सोचती थी कि राजा हमारा देखभाल कर रहा है, हमारी सुरक्षा कर रहा है, तो इसलिए राजा को क्या है, कुछ देना चाहिए। न्याय व्यवस्था में सभा के द्वारा ही न्यायिक मामलों का निपटारा किया जाता था। सभा हमारी क्या है? राज्यसभा है ना, जैसे मैंने आपको बताया था। सभा हमारी क्या है? राज्यसभा है। तो न्याय व्यवस्था में सभा के द्वारा ही न्यायिक मामलों को निपटाया जाता था। ठीक है, अब देखो दुनिया का पहला युद्ध क्या है? दुनिया का पहला युद्ध, देखो ऐसे तो हमने युद्ध वहाँ भी पढ़े हैं, सराया नहर, प्रतापगढ़ में भी पढ़े हैं, है ना। लेकिन ये दूसरा है, ये वैदिक युग शुरू होता है ना, ये तब के युद्धों का वर्णन कर रहे हैं। प्राचीन आर्य लोग सब सिंधु नाम के क्षेत्र पे रहते थे। जो प्राचीन लोग आते थे ना, वो सब सिंधु क्षेत्र में रहते थे। क्या, जैसे उनका नाम देखो क्या? सिंध, झेलम को बिदस्ता, ठीक है, चिनाब को आस्कनी कह के पुकारा जाता था, रावी को पुरोशनी, ब्यास को व्यास, सतलुज को सुदोदरी, ठीक है, सरस्वती को घग्गर, ठीक है ना, सदानीरा को गंडक, कुंभ को काबुल, कुरमा को कुरमा, और गोमल को गोमती। ठीक है, ये सारी चीज़ें दी हुई थी। ये पुरानी नदियों के नाम है, मतलब ओल्ड और पुरानी, क्योंकि एग्जामिनर क्या आएगा आपसे कुछ भी पूछेगा, ये पूछ लेगा विदस्ता का पुराना नाम क्या है? झेलम, झेलम का नया नाम क्या है? विदस्ता। तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। ठीक है,
और रावी का दूसरा नाम क्या है, पुरोषणी। चिनाब का क्या है, अश्कनी। व्यासा का क्या है, विपास। सतलुज का क्या है, सुधोधरी। सरस्वती का क्या है, घग्गर। ठीक है, अब देखो इसमें क्या था, इसमें ये था कि भारत वंश के राजा सुदास ने, देखो क्योंकि अब यहाँ पर आ गया, यहाँ राजाओं का राजाएं होने लगे, राजा का युग होने लगा। तो भारतवंश के राजा कौन थे, सुदास थे। उसमें क्या किया, जब विश्वामित्र हमारे पर कहाँ पर था, 3rd नंबर पे था ना विश्वामित्र। ठीक है, विश्वामित्र का अपमान किया था तथा उनके जगह पर गुरु वशिष्ठ कहाँ पर है, 7वें नंबर पे था। कहाँ पर है, 7वें नंबर पे। आप पिछली वीडियो देख सकते हो। तो वशिष्ठ 7वें नंबर पे ही है। हाँ, मेरे को याद है शायद वशिष्ठ 7वें नंबर पे, बट आप एक बार खुद भी चेक कर लेना इसको। ठीक है, गुरु वशिष्ठ का अपमान करके अपना राज दरबार में रखा था। विश्वामित्र को तो अपमान किया और उन्होंने किसको लिखा था, गुरु वशिष्ठ को। देखो एग्जामिनर कई बार ऐसे पूछ लेता है कि राजा सुदास ने जिस ऋषि का अपमान किया था वो कौन से मतलब कौन से उसका क्या था, वो कौन से उसका था, जैसे 3 वो थे ना हमारे पास मंडल बने हुए थे, कौन से मंडल का वो था। ठीक है, तो ध्यान रखना, 3rd नंबर का विश्वामित्र और 7वें नंबर पर वशिष्ठ। विश्वामित्र का अपमान किया था और वशिष्ठ ऋषि को अपने साथ रखा था। इस अपमान का बदला लेने के लिए 5 जन, और उसने क्या किया, जो विश्वामित्र था ना, इसने इसका बदला लेने के लिए 5 जन को इकट्ठा किया। अनु, यदु, पुरु, द्वोस, त्रयोस। ठीक है, ये सारे जन थे ना जो कबीलाए थे, उस टाइम ये प्रसिद्ध थे, कबीले थे, तथा इनको एकत्रित किया और अन्य 10 राजाओं को भी। यानी क्या कहा कि ये कबीले इकट्ठे हो गए और अन्य 5 मेंबर और होंगे, यानी कि टोटल कितने को इकट्ठा किया, 10 राजाओं को शामिल किया। और 10 राजाओं को इकट्ठा करके विश्वामित्र ने जो राजा सुदास था ना, राजा सुदास, ठीक है, इस पर क्या किया, आक्रमण किया। देखो 5 जन प्लस अन्य कबीले लिख रखे हैं ना, तो इसमें क्या होता है, भारतवंश का जो संबंध है यह त्रिदोष वंश के संबंध रखना है, यानी कि त्रिदोष का जो भारतवंश है ना, भारतवंश का जो राजा था कौन था, राजा सुदास था। मैंने ये बता रखा है भारतवंश का राजा कौन था, राजा सुदास था। ये कौन से वंश से संबंधित था, त्रिदोष। क्या है, त्रिदोष, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसने युद्ध जीता गया और सभी राजाओं को हार मतलब इसने क्या किया, राजा सुदास ने क्या किया कि युद्ध को जीत लिया और सभी राजाओं और अन्य जो मिलकर लड़ रहे थे उनको, इसलिए इसको दस राग युद्ध कहा जाता है। इसका वर्णन ऋग्वेद में 7वें मंडल में है। यह रवि नदी के किनारे पर लड़ा गया। इसको पुरोषणी नदी भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपसे कई बार पता क्या पूछ लेगा, ऐसे पूछ लेगा 10 राग युद्ध कौन सी नदी के किनारे हुआ। ठीक है, वो ये पूछ लेगा पुरोषणी नदी के किनारे कौन सा युद्ध हुआ था, 10 राग युद्ध हुआ था, कौन सा राजा ने किया था, भारतवंश के राजा सुदास ने किया था। ठीक है, तो कुछ भी आपसे घुमा फिरा कर पूछ सकता है, इसलिए आपको ये अच्छे से करना है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो सामाजिक जीवन परिचय था, जो वहाँ का सामाजिक जीवन था वो हम डिस्कस करेंगे। कबीलाई तत्वों की प्रधानता के कारण समतावादी क्या था, जो समतावादी है ये। ठीक है, इसमें क्या था, पुरोहित होते थे। पुरोहित मैंने आपको बता दिया ना, जैसे राष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री होता था और उसके बाद सैन्य, तो पुरोहित होते थे। इसमें सेनानी को शामिल किया जाता था और सामान्य जन जो लोग होते थे, आम व्यक्ति थे, समतावादी में इसमें शामिल किया जाता। देखो आपसे पूछ सकता है विद में किसको शामिल करते थे। ठीक है, पूछा जाता है गण में किसको शामिल करते थे। अब देखो विद में हम क्या शामिल करते थे, सामाजिक, धार्मिक और सैन्य को शामिल करते थे। और गण में हमने किसको शामिल किया, ठीक है, गण में देखो गण में ये कुलीन लोगों के, इसमें पुरोहित सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ होता था। ठीक है, कुलीन लोगों के सर्वति। बस आपको ना ये ध्यान रखना है कि किस में क्या चीज़ पूछ रहे हैं। ठीक है, और जो समतावादी है उसमें ये चीज़ आएगी। वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। देखो अब यहाँ पर क्या आ गया, वर्ण व्यवस्था आ गई ना, क्योंकि वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुषोक्ति में, इसी मंडल में पहली बार शूद्र शब्द सामने आया। कौन सा शब्द, अब आपको पता चल जाएगा शूद्र शब्द हमारे सामने कब आया, जो 10वां मंडल जो बाद में जोड़ा गया ना, क्योंकि पहले हमारे पास 2 से लेकर 7 तक तो पुराने मंडल थे, लेकिन 1, 8, 9, 10 ये हमारे पास क्या है, नवा जोड़ा गया। और जिसमें पुरुषोक्ति में हमें शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है, यानी कि जो ये 10वां मंडल है ये बहुत बाद में जोड़ा गया है। जब प्राचीन समय था, जब ऋग्वेद की रचना हुई है ना, तब ये मंडल नहीं था, उसको मंडल को बाद में जोड़ा गया।
ठीक है। इसमें क्या मिलते हैं कि दास प्रथा थी, परंतु दास से खेती नहीं कराई। दास प्रथा तो थी लेकिन दास से क्या नहीं, खेती नहीं कराई जाती थी उनको, जैसे राजा अपने महल मूल में रख लेता था। परिवार में पशुओं को चराने की व्यवस्था थी और परिवार संयुक्त होते थे। परिवार में जैसे पशुओं को चराने की व्यवस्था थी और परिवार कैसे होते थे, संयुक्त होते थे। ऋग्वैदिक काल में 1500 से 1000 BC तक स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। मतलब कहते हैं ना 1000 से 1500 से लेकर 1000 तक स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में 1000 से 600 BC तक समय स्त्रियों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाती है। ऋग्वेद काल में क्या है, उपनयन संस्कार हैं। अब हम ऋग्वेद काल में क्या पढ़ेंगे, उपनयन संस्कार पढ़ेंगे, शिक्षा का अधिकार पढ़ेंगे। जो स्त्रियाँ हैं सभा और समिति में भाग लेती थी। सभा आपको ध्यान रखना क्या है इसमें, सभा को फिर भी एक बार ध्यान रखना, सभा किसको बोला जाता है, राज्यसभा को। और विधि उसमें था जिसमें सामाजिक, धार्मिक और सैन्य थे, उसमें क्या करते थे, इसमें स्त्रियां शामिल की जाती थी। ठीक है। अब हमारे पास देखो, इसमें स्त्रियों का पुनः विवाह करना, इसमें स्त्रियां थी और पुनः विवाह करना, मतलब कि जो ऋग्वेद काल है ना, इसमें भी स्त्रियों को क्या करना था, पुनः विवाह करने की अनुमति थी। देखो जैसे मान लो हमें सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं तो हम कहते हैं ना सती प्रथा हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में लिखे। देखो सती प्रथा का कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। इनमें स्त्रियों को पुनः विवाह करने की बात की। पुनः विवाह की स्त्री क्यों करेगी, या तो ऐसा होगा कि उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी होगी इसलिए वो पुनः विवाह कर सकती है, या फिर क्या है, यदि उसका तलाक हो चुका हो तब वो मतलब दूसरा विवाह कर सकती है। और इसमें हमारे सामने ना एक और प्रथा सामने आती है, नियोग प्रथा। नियोग प्रथा क्या होती है कि जिस स्त्री का पति मर जाता है तो वह अपने देवर के साथ क्या कर लेती है, विवाह कर लेती हैं। अपने देवर के साथ क्या कर लेती हैं, विवाह कर लेती हैं। बहुपति विवाह भी होते थे। क्या होते थे, बहुपति विवाह। बाल विवाह, देख बहुपति, ऋग्वेद में बहुपति विवाह का उल्लेख मिला है। और जो बाल विवाह है, परंतु इसमें कुछ शर्तें लागू होती थी। जो विवाह था वो 17 वर्ष की आयु में होता था। मतलब जो बाल विवाह ना, बाल विवाह के लिए कुछ शर्तें थी। जो बाल विवाह होता वो 17 वर्ष की आयु में होता था। उस समय दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, संपत्ति अधिकार ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी। जो ऋग्वेद काल है ना, उसमें ये सब चीज़ें हमारे पास देखने को नहीं मिलती। ऋग्वेद काल की कुछ विदुषी महिलाएं थी। मतलब कि विदुषी महिला जैसे कहते हैं ना कि बड़ी ही, देखो हर एक युग में हर किसी में अपना टैलेंट होता है। ठीक है। उस युग में भी जो महिलाएं थी वो बहुत ही इंटेलिजेंट कह सकते हैं जिनको। ठीक है। तो ऋग्वेद काल की जो विदुषी महिलाएं थी ना, मतलब बहुत जैसे बहुत इंटेलिजेंट विदुषी, मतलब आप समझ सकते हो इसमें क्या लिखा है, जैसे अपाला, घोष, सिक्त, लोपमुद्रा और निविवरा आदि ये क्या है, विदुषी महिला है। और उत्तर वैदिक काल की विदुषी महिला कौन सी है, गार्गी, मैत्री, शुमला, कात्यायनी आदि। मतलब इनको चारों को याद रखना है कि अपाला, घोष, सिक्ता, लोपमुद्रा, निविवरा ये किस समय है, ऋग्वेदिक काल में। उत्तर वैदिक काल की कौन है, गार्गी, मैत्री, शुमला, कात्यायनी आदि। और आभूषण क्या है, निष्क सोने को बोला जाता था और रुकमा गले में डालने वाला हार होता था। देखो यदि आपसे पूछा जाए निष्क क्या होता है, तो निष्क क्या होता है, सोने को बोला जाता था। लेकिन यदि रुकमा बोला जाए, रुकमा होगा एक आभूषण जो गले में डालने वाला हार था, जिसको आभूषण कहा जाता था। ठीक है। अब आगे हमारे पास क्या आ गया, आगे हमारे पास क्या आ गया, अयस्क। अयस्क कांसे व तांबे के लिए प्रयोग किया जाता था। जो अयस्क था वो कांसे व तांबे के लिए प्रयोग किया जाता था। भोजन शाकाहारी और मांसाहारी था। दूध से बनने वाली चीज़ों को बहुत अधिक पसंद किया जाता था। चावल, नमक और मछली इनके साक्ष्य नहीं मिले। मतलब कि ना चावल का प्रयोग होता था। मतलब देखो चावल के साक्ष्य तो हमें मिले हैं हड़प्पा काल में, लेकिन ये है ना कि वो सभ्यता फिर ख़त्म भी तो हो गई थी ना 1350 से लेकर 1750 तक। और फिर देखो उसको दोबारा विकसित होने में कुछ तो समय लगेगा, लेकिन हमें इतिहास में हमें इनके साक्ष्य नहीं मिलते। हमें ना चावल के साक्ष्य मिलते हैं, ना नमक के साक्ष्य मिलते हैं, ना मछली के साक्ष्य मिलते हैं ऋग्वेदिक काल में। सोरा यह एक नशीला पीने वाला पदार्थ होता था जिसकी क्या की गई है, निंदा। ये ना शराब जैसा होता था, जैसे ड्रिंक करते हैं ना, वाइन ड्रिंक करते हैं वैसे था। सोमपान, ऋग्वेद में हिमालय पर्वत के मजबून चोटी का उल्लेख है। यह सोम नामक वनस्पति या सोम रस प्राप्त होता, बल्कि सोम नामक वनस्पति थी ना, उससे सोम रस प्राप्त होता था। मनोरंजन,
पासे का खेल, ठीक है, जो मनोरंजन के साधन थे, पासे का खेल, नृत्य, संगीत, घोड़दौड़, रथ दौड़ आदि इसमें विशेष थे। जो कन्याएं जीवन भर शादी नहीं करती थी, ऋग्वेद काल में भी ये है, मतलब जो ऋग्वेद काल में भी ऐसे होते हैं कि जो लड़कियां जीवन भर शादी नहीं करती थी, कुंवारी रहती थी, उनको क्या कहते थे, अमाजू। क्या कहते थे, अमाजू। और ऋग्वेद काल में संपत्ति का आधार गाय था, जिसके पास जितनी ज़्यादा गाय होंगी उतनी वह अमीर समझा जाता था। गाय को बहुत ज़्यादा मान्यता दी है, ऋग्वेद काल में क्या है, गाय को बहुत ज़्यादा मान्यता दी गई है। ऋग्वेद में 176 बार गायों का उल्लेख मिला है। कितनी बार, 176 बार गायों का उल्लेख मिला है। सबसे ज़्यादा युद्ध भी गाय का उल्लेख हुआ है, सबसे ज़्यादा युद्ध भी गायों का, हाँ मतलब गायों का उल्लेख होता है, मतलब कि सबसे ज़्यादा युद्ध का कारण क्या होती थी, गाय होती थी, ठीक है। गाय को गवस्टी बोला जाता था। क्या बोला जाता था, गवस्टी, जिसका अर्थ है ना मारने योग्य, गवस्टी जिसको ना मारने योग्य। हाथी व बाघ के साक्ष्य नहीं मिले हैं, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर घोड़ा, रथ और पैदल सेना रखी जाती थी, क्योंकि हमारे पास हाथी व बाघ के साक्ष्य नहीं मिले हैं। घोड़े और रथों का वर्णन किया गया है। पणी पशु को चुराने वाला, जैसे गैयों को चुराते हैं ना, उसको कहा जाता है चराने वाला। पणी पशु को चुराने वाला कहा जाता था। कृषि नहीं की जाती थी, फिर भी ऋग्वेद में 24 मंत्र कृषि से संबंधित है। कहते ऋग्वेद में ना कृषि नहीं की जाती, लेकिन फिर भी इसके ऋग्वेद में 24 मंत्र कृषि से संबंधित हैं। हल के रूप में लकड़ी का फाल मिला है। हल के रूप में क्या मिला है, लकड़ी का फाल मिला है। उधर क्या होता था, एक अनाज मापक यंत्र होता था। क्या होता था, अनाज मापक यंत्र होता था। धान्य क्या है, विपंती, चरसनी, खिल आदि, ये ना इन यंत्रों के नाम है, मतलब, ठीक है। भूमि पर सामूहिक अधिकार होता था। भूमि पर क्या था, सामूहिक, ये नहीं है कि किसी एक विशेष की है, सबका सामूहिक रूप से अधिकार होता था। महत्वपूर्ण अनाज जो होता था। उद्योग में बढ़ाईगिरी और रथकार प्रमुख थे। उद्योग में क्या थे, बढ़ाईगिरी और रथकार प्रमुख थे। व्यापार के लिए विनिमय का साधन क्या होते थे, गाय होती थी। विनिमय वस्तु के, मतलब कि गाय दे के हम कोई भी चीज़ खरीद सकते थे। विनिमय का आधार क्या होती थी, गाय होती थी। विदेशी व्यापार नहीं होता था। खेत को क्षेत्र बोला जाता था। लोंगल को हल, वक्र को बैल, उर्वरा को उपजाऊ भूमि, और वस्त्रों को भी 3 भागों में बांटा गया है। देखो, नीवी शरीर के निचले हिस्से पे, जैसे आदि मानव था ना, आदि मानव ने अपना नीचा हिस्सा सबसे पहले ढकना शुरू किया, तो आपको समझना है कि नीवी शरीर को नीचा हिस्सा, और वास होता है मध्य भाग को ढकने के लिए, ठीक है ना। और आदिवास करता है, आदिवास शरीर को ऊपर से ढकने के लिए, जैसे शाल नहीं होती, शाल आदिवास। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में इतना ही, और जो उत्तर वैदिक काल की ये वीडियो है, ये मैं आपको नेक्स्ट में कराऊंगी। और देखो आप ना, वही है, मैं प्राचीन इतिहास जो मैंने शुरू किया, मैंने इस पर्पज़ से शुरू किया कि आप ना देखो कि ना चीज़ें कैसे कैसे बदल रही हैं, और कैसे कैसे बढ़ रही हैं, और कैसे कैसे क्या चीज़ प्रयोग हो रहा है, कब कर व्यवस्था आ रही है, कब क्या चीज़ हमारे उसमें आ रही है, मतलब जो स्टडी के दौरान, मतलब जैसे इतिहास में जो चीज़ें कैसे कैसे आ रही हैं। तो प्राचीन इतिहास को ना ऐसे सीक्वेंस में समझ के चलोगे ना, कि पहले क्या चीज़ आई, फिर कैसे चेंज हुई, फिर उसके साथ कौन से राजा थे, और कैसे समय परिवर्तित, तो आपको ये चीज़ें ईजिली याद हो जाएंगी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको मेरे द्वारा दी हुई इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और इस मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।